नमस्कार। शब्द उत्सव के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं प्रेमचंद जी की इस जयंती के पावन अवसर पर। विषय है आज की परिचर्चा का, प्रेमचंद को किसने ठगा। एक बार सुनकर इस विषय को हम सब चौंके, लेकिन इस बात की चर्चा करनी जरूरी है कि प्रेमचंद को ठगा किसने आखिर। किस विचारधारा के लोगों ने ठगा, या क्या ऐसा कुछ प्रेमचंद के साथ हुआ, प्रेमचंद का वो असली चेहरा या वो असली रूप जिसे हम आज तक नहीं देख सके हैं। हमारे साथ हैं इस परिचर्चा में प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञ, प्रेमचंद साहित्य के तमाम अनछुए पहलुओं को प्रकाश में लाने वाले आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं आदरणीय प्रोफेसर चंदन कुमार जी। आप संस्कृति मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के। तो शब्द उत्सव का मंच अनवरत रूप से ऐसे ज्वलंत विषयों पर, ऐसे विचारोत्तेजक विषयों पर चर्चा का आयोजन अनवरत रूप से करता रहा है। तो हम प्रेमचंद के अलग अलग रूपों को, मार्क्सवादियों के प्रेमचंद अलग हैं, दक्षिणपंथियों के प्रेमचंद अलग हैं, समाजवादियों के प्रेमचंद अलग हैं, एक स्कूल में पढ़ते बच्चे के प्रेमचंद अलग हैं, और एक का रिसर्च करते, एक शोध करते हुए शोधार्थी के प्रेमचंद अलग हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक संपादक जी के प्रेमचंद ऐसे हैं कि उन्हें कुछ कहानियां छोड़कर सब कुछ उन्हें कूड़ा नजर आता है। आखिर प्रेमचंद है कौन? क्या प्रेमचंद को वाकई ठगा जा रहा है अनवरत रूप से? प्रेमचंद क्या नए दौर का जो साहित्य है, जो बुद्धिजीवियों का साहित्य है, उस दौर में क्या प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद का होरी, ईदगाह का हामिद अप्रासंगिक होता गया है? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम अपने अतिथियों से चर्चा करेंगे। आप सब जितने हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, शब्दोत्सव के यूट्यूब पेज पर, शब्दोत्सव के फेसबुक पेज पर, आप सब हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लगातार हमसे जुड़कर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अब इस परिचर्चा को, बीच में कुछ और सदस्य भी सवाल के लिए जुड़ेंगे। अब मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा आज के दोनों विद्वान वक्ताओं को, जहां पे एक दूसरे से आप दोनों लोग सवाल जवाब करेंगे। प्रोफेसर चंदन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी। गोयनका जी का मैंने जैसा कि आपको बताया, एक लंबा शोध रहा है। उनकी नजर में प्रेमचंद एक अलग प्रेमचंद है। आखिर वो है कौन, और चंदन जी क्या सोचते हैं? चंदन जी प्रोफेसर हैं, तमाम ऐसे शोधार्थियों से रूबरू होते रहते हैं। आप दोनों लोग बातचीत करें और बीच बीच में मैं प्रश्नों को लेता रहूंगा। स्वागत है आदरणीय चंदन जी और प्रोफेसर गोयनका जी। धन्यवाद आपका। चंदन सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। गोयनका जी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? चंदन सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, चंदन जी की आवाज नहीं आ रही मुझ पर। जब तक चंदन जी दोबारा जुड़ते हैं, मैं इस परिचर्चा की शुरुआत करते हुए आदरणीय गोयनका जी को आमंत्रित करता हूं। मैं गोयनका जी से पूछना चाहता हूं कि प्रेमचंद हैं कौन, जिस प्रेमचंद की व्याख्या आप करते हैं, और क्या वाकई अब प्रेमचंद इतना प्रासंगिक रह गए हैं नए दौर में? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मुझे खुशी है कि आज आपने एक ऐसे विषय को चुना है जिस पर कभी शायद किसी ने कोई बात करने का कोई बहुत साहस नहीं किया, और इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि इस विषय पर कम से कम आज हम लोग विचार करेंगे। देखिए, प्रेमचंद जो है एक भारतीय लेखक थे। पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए, वो भारत में पैदा हुए थे
भारतीय समाज का चित्रण कर रहे थे और भारतीय चिंतन को वो अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों तक पहुंचा रहे थे। इसलिए पहली बात तो यह है कि वो लेखक इसी भारत भूमि का लेखक है और उसकी जो सारी दृष्टि है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, वो शुद्ध रूप से भारतीय परंपराओं और आधुनिक तनावों के बीच में से वो विकसित होती है। इस प्रेमचंद को जब मैं एमए कर रहा था तो मेरे सामने दूसरा प्रेमचंद था। मेरे सामने प्रेमचंद था कि प्रेमचंद ने 5, 6, 7 ऐसी कुछ रचनाएं लिखी हैं जो उनको मार्क्सवादी बनाता है, और कफन जो है या गोदान जैसी रचना है वो उनको मार्क्स का अनुयायी बनाती है। तो हम विद्यार्थी थे, पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मन में ये बात पैदा होने लगी कि भाई कोई भी लेखक जिसने लगभग आप समझिए 2,500-3 हजार रचनाएं लिखी हों, ऐसे लेखक को हम केवल 6 या 7 रचनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब मैंने अपना पीएचडी का शोध प्रबंध सबमिट किया तो ये सारे प्रश्न मेरे सामने थे और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अभी तक हम उस प्रेमचंद को पढ़ते रहे हैं जो वास्तव में प्रेमचंद का असली रूप नहीं है। अब ये असली रूप नहीं है तो उसको चुनौती देना जरूरी था, और चुनौती देने के साथ ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक था कि भाई ऐसा कौन सा प्रेमचंद है जो अभी तक छिपा करके रखा गया है। उसकी कोई ऐसा तो नहीं है कोई साजिश थी कि इतने बड़े लेखक की कुछ अंश को ही सामने रखा जाए और शेष को कभी चर्चा के अंदर न लाया जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी था उनके उस साहित्य की भी खोज की जाए जो साहित्य अभी तक भी प्रकाश में नहीं आ सका था। मैं शायद 1962 की बात है, जब मैंने एमए करने के बाद मैं प्रोफेसर हो गया था, तो प्रेमचंद के छोटे पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद के अप्राप्य साहित्य की करीब 9 पुस्तकें प्रकाशित की थी। उसमें कलम का सिपाही की जीवनी भी थी। तो इस साहित्य के प्रकाशन से लगभग हिंदी साहित्य में ये मान लिया गया कि अब प्रेमचंद का कोई ऐसा साहित्य नहीं बचा है जो प्रकाशित ना हुआ हो। तो ये चुनौती मेरे सामने थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना शोध कार्य आगे बढ़ाया, आपको लगेगा कि लगभग 12-15 वर्षों के अंदर 1,500 पृष्ठों का वो साहित्य मिला जो उनके बेटों को मालूम नहीं था और जो 1962 में प्रकाशित नहीं हुआ था। अब ये जो साहित्य था इसके प्रकाशित करना बहुत आवश्यक था। तो भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य करके 2 खंडों में इस 1,500 पृष्ठों के साहित्य को प्रकाशित किया। अब देखिए ये बड़ा भारी शोध था। विश्व के शायद किसी इतिहास में आधुनिक काल के किसी एक लेखक का इतना बड़ा साहित्य इससे पहले कभी खोजा नहीं गया था, लेकिन हमारे वामपंथी मित्रों ने इसकी कभी चर्चा नहीं की और बल्कि ये बात लिखी गई जिसमें मैं नाम अब ले सकता हूँ, जो प्रोफेसर सुधीश पचौरी जो बाद में पहले मेरे साथी थे, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हुए, और राजेंद्र यादव जो हंस पत्रिका निकालते थे, और भी कुछ लोगों ने ये लिखा कि प्रेम गोयनका जो है इस साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद को हिंदू लेखक बना रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। मेरे लिए बड़ी भारी चुनौती थी कि भाई उस 1,500 पृष्ठों के साहित्य में कुछ भी ऐसा नहीं था, और मेरी भूमिका जो मैंने 70 पृष्ठों की भूमिका लिखी थी, मैंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मैं इन साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद का एक हिंदू रूप हमारे सामने आता है। लेकिन चूंकि मेरे संबंध भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरे संबंध थे, मैं इमरजेंसी में जेल में भी गया था, तो ये मान लिया गया कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ इसी विचारधारा के कारण से कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि रिसर्च जो है वो किसी विचार से बंधती नहीं है। कल को अगर पृथ्वी की खुदाई के बाद ये पुरातत्व में ये एक नई संस्कृति निकले जो ये सिद्ध करे कि अब तक की जो हमारी जानकारी थी उससे पहले भी कोई संस्कृति भारत की जमीन में दबी थी, तो क्या हम उसको अस्वीकार कर देंगे? और क्या करें अगर विज्ञान ये सिद्ध कर दे कि मनुष्य की आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो क्या कोई धर्म इसको अस्वीकार कर सकता है? तो ज्ञान का विकास अगर करना है तो हमें रिसर्च की आने वाले तथ्यों को देखना पड़ेगा और उसकी बार बार परीक्षा करनी पड़ेगी। तो इन सारे चीजों से एक बात फिर सामने आई कि प्रेमचंद को मार्क्सवादी लेखक बनाने की एक साजिश धीरे धीरे मेरे सामने स्पष्ट होती चली गई, और उसके प्रमाण फिर मुझे तलाश करने थे कि भाई जो बात मेरे मन में आई है
उसके दस्तावेज क्या है, क्योंकि जब आप इतिहास लिख रहे होते हैं या पुरातत्व की खोज कर रहे होते हैं तो आपके लिए प्रमाण, पहले प्रमाण जिसको फर्स्ट एविडेंस कहते हैं, उसका होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन साहित्य में मुझे कुछ ऐसे लेख मिले जो प्रेमचंद, एक तो उनका लेख भगवान कृष्ण पर मिला जो कल्याण में प्रकाशित हुआ था। जरा सोच के देखिए, मतलब प्रेमचंद कल्याण में भगवान कृष्ण पर एक लेख लिख रहे हैं और कृष्ण के व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेमचंद ने एक रामचर्चा नाम से राम के जीवन पर एक बड़ी कथा पुस्तक लिखी बच्चों के लिए। प्रेमचंद ने रामलीला नाम से एक कहानी लिखी, मतलब उसे बहुत बड़ा साहित्य ऐसा। उन्होंने हिंदू जाति के उपलब्धियों पर लेख लिखे जो लगभग 28-30 वर्ष की आयु में वो लेख प्रकाशित हुए। और उसके बाद अगर आप उनका साहित्य देखें तो ये बात आज मैं कह सकता हूं कि उनके साहित्य में लगभग 3000 पात्र हैं। इन 3000 पात्रों में अगर मैं कहूं तो 96% पात्र वो हैं जो हिंदू जीवन से आते हैं। हिंदू जीवन से आते हैं तो हिंदू परिवारों की जो संस्कृति है, जो पारिवारिक चेतना है, वो आपको बराबर उनकी रचनाओं में दिखाई देगी। ये वो इस रूप से नहीं लिख रहे हैं कि वो हिंदू जीवन का चित्रण कर रहे हैं, बल्कि वो हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं उनका भी चित्रण कर रहे हैं, और हिंदू समाज की जो उपलब्धियां हैं, जो जीवन मूल्य हैं और जो परंपरा से उनकी संस्कृति के हिस्से बन गए हैं, उनका भी वो चित्रण कर रहे हैं। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम ये तो कहते हैं कि भाई ये जो जीवन, मानवता का जीवन मूल्य है, ये भारतीय जीवन मूल्य है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दहेज, पर्दा आदि जो बुराइयां हैं ये हिंदू परिवारों की बुराइयां हैं, तो वहां तो वो हिंदू परिवारों की बुराइयां हो जाती हैं, और जब उनके जीवन मूल्य है तो आप उनको भारतीय मूल्य बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारी बुराइयां जो है एक विशेष समुदाय पर थोप दी जाती है। तो मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने कहा कि आपको एक नीति अपनानी पड़ेगी। तो जी, मैं समझता हूं कि मैं चाहता हूं कि चंदन जी जो ये सवाल उठाया गोयनका जी ने कि मार्क्सवादी लेखक बनाने की साजिश चली, क्या चंदन जी क्या सोचते हैं, और अपने कुछ सवाल, कुछ जीवन सवाल, ज्वलन सवाल वो सामने ले आए गोयनका जी के। चंदन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही चंदन जी। चंदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सुन पा रहे हैं चंदन सर? मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन की वजह से वो बार बार उनसे संपर्क हमारा टूट जा रहा है। मैं जैसे जुड़ेंगे वो अपने मेरे ख्याल से वो जुड़ रहे हैं। उनके पास कुछ सवाल हैं। चंदन सर आप सुन पा रहे हैं? चंदन सर आप मेरी कुछ वहां कनेक्शन की प्रॉब्लम है सर। तब तक मैं सवालों का क्रम आगे बढ़ाता हूँ। जैसे जुड़ेंगे अपने प्रश्नों को पूछेंगे। प्रेमचंद को हर कोई अपने हिसाब से बांट लेता है। कुछ लोगों को दलित विरोधी लगते हैं, कुछ लोगों को ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, कुछ लोगों को जमींदारों के समर्थक नजर आने लगते हैं, कुछ लोगों को घोर आदर्शवादी लगते हैं, तो कुछ लोगों को घोर यथार्थवादी लगते हैं। तो प्रेमचंद को लेकर के इतनी खेमेबाजी क्यों है, इतने ज्यादा मतांतर क्यों है? कभी वो एकदम से मार्क्सवादियों के लिए मार्क्सवादी हो जाते हैं और कभी एकदम से विरोधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, कोई भी बड़ा लेखक हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो या एक कालखंड का कोई विशेष व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की प्रवृत्ति हमेशा हर समाज में होती है। ये केवल प्रेमचंद के साथ नहीं है, ये गांधी के साथ भी है। गांधी को समाजवादी भी कुछ लोग मानने लगते हैं, क्योंकि गांधी ने कहा था कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ। कुछ लोग उनको गांधीवादी मानते हैं, कुछ उनको ग्रामीण चेतना का नेता मानते हैं। तो ये एक वैविध्य आपको मिलेगा। ये हर आदमी वो है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये सत्य है मनुष्य के समाज का। पर सवाल यह है कि कोई व्यक्ति है क्या मूल रूप से। तो प्रेमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इन सारे वैविध्य के बीच में हमें यह खोजना पड़ेगा कि उनकी केंद्रीय शक्ति क्या है, उनका केंद्रीय व्यक्तित्व क्या है। वो केंद्रीय व्यक्तित्व किस तरह से चारों दिशाओं में फैल करके
अपने 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 सारे भावों को, विचारों को प्रस्फुटित करता है। अर्थात एक जैसे पेड़ का एक पूरा तना है, उसकी शाखाएं हैं, तो प्रेमचंद के लिए मानिए कि जीवन एक ऐसा वृक्ष है जिसमें जीवन की अनेक दिशाएं उसके अंदर प्रस्फुटित होती है, लेकिन उसकी एक केंद्रीय शक्ति तो है। और वो केंद्रीय शक्ति, देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आध्यात्मिकता जो है भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। प्रेमचंद लगभग ऐसी ही बात कहते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि जो मैं भारतीय आत्मा की रक्षा करने और स्वराज प्राप्ति के लिए साहित्य की रचना कर रहा हूं, ये उनका भाव, केंद्रीय भाव है। वो भारतीय आत्मा की जी। रक्षा का जो प्रश्न है, ये पूरी भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रश्न है, ये पूरी भारतीय चेतना की रक्षा का प्रश्न है, ये पूरी भारतीय मनोभावों, पूरी अस्तित्व बोध और पूरी श्रेष्ठता का जो बोध है पश्चिम की तुलना में, उसकी रक्षा का बोध है। और आपको समझिए कि वो पूरा युग ऐसा था। गांधी क्या कर रहे थे? गांधी भी यही कर रहे थे। गांधी ने कहा कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं और सनातनी हिंदू के नाते मैं सारे विश्व को बता देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। और उन्होंने पूरी पश्चिम की संस्कृति को चुनौती दी। आपको मालूम है हिंद स्वराज में क्या है? और उनके बाद के जितने भी वक्तव्य हैं जो मैंने देखे हैं, वो बिल्कुल ये साफ कहते हैं कि राम जो है, राम मनुष्य की पूरी संस्कृति का केंद्र है और इसलिए वो रामराज्य की स्थापना का व्रत लेते हैं। तो ये जो भारतीय आत्मा का स्वरूप है, प्रेमचंद इसको लेकर चल रहे थे। और भारतीय आत्मा की रक्षा कैसे होगी? जब तक वो स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी, भारतीय आत्मा की रक्षा नहीं होगी। उन्होंने देख लिया था कि अंग्रेजों की दास्ता के नीचे दबी भारतीय आत्मा किस प्रकार से घायल हो चुकी है, किस प्रकार से आहत हो चुकी है, किस प्रकार से भारतीय अस्मिता छिन्न भिन्न होकर के नष्ट होती जा रही है। तो इसलिए स्वराज की प्राप्ति जरूरी है, क्योंकि वो भारतीय आत्मा की रक्षा करना चाहते थे। इस जो भारतीय आत्मा की रक्षा का जो व्रत है, स्वप्न है, ये हमारे वामपंथियों ने नष्ट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, और वो जब ये कहते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ के भाषण जो जिसका वो प्राय उल्लेख करते हैं और जिसको वो ये कहते हैं कि वो भारत में मार्क्सवाद के आगमन का दस्तावेज है, ये अनेक लोगों ने लिखा है। तो मेरा निवेदन है कि उन्होंने वो भाषण पढ़ा ही नहीं। उस भाषण को यदि आप गंभीरता से पढ़ें, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो मार्क्स से जुड़ा हो, जो मार्क्स के कैपिटल से जुड़ा हो, जो रूसी क्रांति का समर्थन करता हो, जो हिंसा की क्रांति का समर्थन करता हो। अगर चंदन आ गए तो मैं अपनी बात जी समाप्त गोयनका सर, जी नमस्कार। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब चंदन जी भी नमस्कार, इन नमस्कार सवालों चंदन जी, को आगे आइए। बढ़ाएं। हाँ, आइए चंदन जी, मैं बहुत सबसे समय पहले आवाज आ लगा। रही है, आपको क्लियर आ रही प्रणाम है। करता हूँ। मैं पहले चंदन मैं जी के प्रणाम बारे में करता एक हूँ बात, आपको। मैं चंदन जी के बारे में दो शब्द जरूर कहना चाहता हूँ। चंदन जी मेरी बाद की पीढ़ी के सबसे बड़े योद्धा है और मैंने हमेशा ये देखा है कि वो भारतीयता के लिए, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध होकर के अब हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनमें अपनी संस्कृति का भविष्य देखता हूँ और इसीलिए मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि चंदन जी हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व करें और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा उनको अवसर मिलेगा। चलिए अब आइए। जी, अब मेरी भी इच्छा है सर कि दो पीढ़ियां, मैं सादर क्रमिक प्रणाम रूप करता से दो हूँ। पीढ़ियां बात करें। जी नमस्कार, नमस्कार चंदन जी। जी बोलिए। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गोयनका साहब, आपने प्रेमचंद को पढ़ने में पूरा जीवन लगा दिया। जी आपने उन्हें एक आस्थावान भारतीय के रूप में पढ़ा। जी इधर एक प्रवृत्ति हिंदी क्षेत्र में देखने को आ रही है, और वो, अगर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं जी तो एक बौद्धिक उचक्केपन की प्रवृत्ति देखने को आ रही है। चाहे रामचंद्र शुक्ल पर और कभी प्रेमचंद पर एक बौद्धिक पत्थरबाजी करता रहता है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?
सवाल। मैं चंदन सर, आवाज, अपना सवाल जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, और गोयनका जी से मैं सीधे सीधे ही पूछ लेता हूं कि हम लोग विश्वविद्यालयों में एक जो डोमिनेंस नैरेटिव पढ़ते हुए बड़े हुए कि प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से थे। क्या प्रेमचंद कम्युनिस्ट थे? यह तर्क कहां तक वाजिब है गोयनका साहब? जी जी, मैं आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। एक बौद्धिक पत्थरबाजी की प्रवृत्ति पर भी दीजिएगा जवाब। जब जी जी, तो मैं आपके बात का उत्तर दूं। जी जी गोयनका। जी, हाँ जी हाँ, देखिए प्रोफेसर चंदन कुमार ने जो प्रश्न उठाया है, ये मेरे जीवन का सत्य है। वो जो कुछ कह रहे हैं, जो पत्थरबाजी के शब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने मेरे 40 वर्ष के शोध कार्य में लगभग 40 ही बार वामपंथियों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे हैं, और उसका पूरा इतिहास मेरा इस किताब में आ रहा है, कि कैसे कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत मलयज ने की थी 1972-73 में, उसके बाद सुधीश पचौरी ने शुरू की, उसके बाद नामवर सिंह ने की, और अंत तक नामवर सिंह इसका यही काम करते रहे। उनके चेले चपाटे जितने सारे देश के अंदर, सब ने मुझ पर पत्थरबाजी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सबकी पत्थरबाजी का मैंने उत्तर दिया। और उसमें से एक प्रसंग की चर्चा मैं जरूर करना चाहता हूं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने आज से करीब 5 वर्ष पहले एक गोष्ठी में ये कहा था कि गोयनका मारवाड़ी सेठ है, वो लिखना पढ़ना क्या जाने, और वो प्रेमचंद को हिंदू बना रहा है, और हम उसके अहंकार को चूर चूर कर दें। मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन जैसा कोई आलोचक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वो जानते थे कि उनको पूरा मालूम था कि मैंने क्या काम किया है। और अपने एक बार वीर भारत तलवार को जब वो पीएचडी कर रहा था प्रेमचंद, उन्होंने मेरे पास भेजा था। मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रहा, लेकिन बाद में मैंने उसका उत्तर दिया और वो मैंने जनसंहिता में प्रकाशित किया। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि नामवर सिंह का लेखकों को जाति और धर्म में बांटना शोभना नहीं देता। मैं अगर मारवाड़ी हूं तो वो ठाकुर है, और ये बहुत उचित नहीं है। ये किसी भी प्रबुद्ध आलोचक से हम आशा नहीं कर सकते। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर मैं मारवाड़ी सेठ हूं, तो मैंने कहा आप तो ठाकुर हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने इन 3 कहानियों में ठाकुर का कैसा चित्रण किया है। ठाकुर जो है वो घास वाली एक कहानी में जाके उसकी शील हरण की कोशिश करता है, और मैंने उसमें नीचे लिखा कि नामवर सिंह बताएं इनमें से कौन से ठाकुर है। उनकी हालत खराब हो गई, और जब वो मिले उन्होंने वो मुझसे माफी मांग रहे थे। तो मैंने इस पत्थरबाजी का उत्तर भी कई बार उन्हीं की भाषा में देने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कभी दोबारा, उस व्यक्ति ने कभी दोबारा मुझ पर पत्थरबाजी नहीं की। एक बात। दूसरी बात, जो आपने बड़ा भारी जो सवाल किया है, जो आज भी विद्यार्थियों को हमारा प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रेमचंद ने की थी। दुर्भाग्य है कि सत्य इसके ठीक विपरीत है। इंग्लैंड में दिसंबर में फ्रांस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वहां कम्युनिस्टों को बुलाया गया था, और उसके बाद ये लोग जब लंदन लौटे वापस, तो इन्होंने लंदन में एक प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन खोली, और उन्होंने प्रेमचंद को ये लिखा। उसमें मुल्कराज आनंद थे, सरदार जहीर थे। सरदार जहीर चूंकि लखनऊ के नवाब के बेटे थे, तो वो प्रेमचंद के उर्दू साहित्य से परिचित थे। उनको प्रेमचंद के हिंदी लेखक का कोई ज्ञान नहीं था। ध्यान रखिए, 1936 के अंदर ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रगतिशील लेखक संघ खोला है, और उन्होंने मैनिफेस्टो भेजा उनको। प्रेमचंद ने उस मैनिफेस्टो को हंस में प्रकाशित किया। आप जरा उन मैनिफेस्टो को देख लीजिए। उस मैनिफेस्टो में है कि ये संस्था जो है भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक जागृति के लिए काम करेगी। ये तो कोई मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, इसमें तो कोई मार्क्सवाद है ही नहीं। तो इसलिए प्रेमचंद ने उसको स्वीकार कर दिया और उसको समर्थन कर दिया। उन्होंने फिर वो दिल्ली आए और लखनऊ आए सरदार जहीर, और उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की लखनऊ में स्थापना की।
उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने प्रेमचंद को लिखा। वो सारा पत्रव्यवहार सुरक्षित है, जो मैंने एक पुस्तक में प्रकाशित करा दिया है। प्रेमचंद ने ये लिखा कि आप मुझे अध्यक्ष क्यों बनाना चाहते हैं? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाइए, अमरनाथ झा को बनाइए, जाकिर हुसैन को बनाइए, ये बड़े लोग हैं, हम तो आपके साथ हैं ही। लेकिन सज्जाद सहीर के मन में ये था कि अगर इस देश में प्रगतिशील लेखक संघ का विस्तार करना है तो प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अंत में उन्होंने प्रेमचंद को तैयार कर लिया। प्रेमचंद ने फिर उनसे पूछा कि आप किन मुद्दों पर मुझसे चाहते हैं कि मैं विचार करूं। खैर, वो और उन्होंने जो भाषण पढ़ा, उस भाषण को आप पढ़ लीजिए। उस भाषण में 11 स्थान पर आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक संतोष, आध्यात्मिक तृप्ति का बिल्कुल प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि साहित्य क्या देता है, और उनके साहित्य की परिभाषा दी है। साहित्य मन का संस्कार करता है। ये मन का संस्कार करने वाला जो तत्व है, ये पूरी भारतीय आत्मा का हिस्सा बनता है। इसमें कहीं मार्क्सवाद नहीं है, इसमें कहीं प्रगतिशीलता नहीं है। और इसी भाषण में प्रेमचंद ने ये कहा था कि प्रगतिशील शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेखक होता ही प्रगतिशील। इस भाषण से स्पष्ट हो गया। जी जी, हाँ बोलिए। मेरे एक मन में जिज्ञासा है, इससे जुड़ी हुई बातचीत है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वह प्रश्न इसमें आ जाएगा। जी पिछले बताइए। 30-40 वर्षों से विश्वविद्यालयों पर हावी एक खास किस्म की वैचारिकी प्रेमचंद को इसी प्रगतिशील लेखक संघ के सातत्यता में गांव, गरीबी, कर्ज, साहूकारी, जमींदारी जैसे पदावलियों में पढ़ने की वकालत करती है। प्रेमचंद यही हैं या इससे अलग भी उनका कोई पाठ है? डॉक्टर साहब, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां प्रोफेसर हैं, मेरी प्रेमचंद पर 35 किताबें हैं, एक किताब भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई नहीं है आज तक। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि वहां विभाग में जो प्रगतिशील नहीं है वो भी इससे भयभीत हैं कि गोयनका की किताब लगा करके हमें लोग क्या कहेंगे। आप जरा कल्पना करके देखें कि हिंदी में शोध की इससे भयंकर दुर्दशा क्या होगी कि प्रोफेसर आज भी कक्षा में वो पढ़ा रहा है जो आज से 40 साल पहले कहा गया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं जानता कि किसी हो सकता है। तो यह स्थिति आज भी विश्वविद्यालयों में है कि वो 50 वर्ष से पहले की ज्ञान को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को अनजान बना के रखते हैं और ज्ञान के जो नए तथ्य हैं उनको छिपाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा जो प्रमाण मेरे पास है वो मैंने आपसे कहा है, और ये बहुत दुखद है। अन्यथा तो रिसर्च की जरूरत है क्या है? हिंदी में 30,000 शोध प्रबंध लिखे गए, 30,000। मैं आपसे पूछता हूं, आपके विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर किसी भी थीसिस का उल्लेख करता है कक्षा के अंदर कि इस सूरदास को, ये तुलसीदास को पढ़ने के बाद इस शोध प्रबंध देखिए कि नई व्याख्या आई है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस साले रिसर्च का मतलब क्या है? क्या ऐसा विज्ञान में संभव है? मैं तो अक्सर कहता हूं कि स्वातंत्रोत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में शोध का मतलब ही है कि जो रिसर्च जो पहले से खोजा जा रहा गया है उसे फिर खोजना। एक चीज बताएं जी, आपकी स्थापनाओं से एक बात लगती है कि प्रगतिशील लेखक संघ से की पहली ठगी के शिकार प्रेमचंद ही हुए। इससे पहले पहली ठगी प्रगतिशील लेखक संघ ने की। देखिए, ऐसा है कि जो उनके जीवन में ऐसे 1-2 प्रसंग आते हैं जहां पैसे के कारण से कुछ लोगों ने उनको ठगाने करने की कोशिश की थी। वो उनके जीवन के प्रसंग। साहित्य का प्रसंग यह है कि उनके साहित्य के साथ जो ठगी हुई कि जिस साहित्य को खोज के मैंने 1,500 पृष्ठ प्रकाशित किया था उसको विश्वविद्यालयों ने नोटिस ही नहीं लिया। तो इसका अर्थ है कि वह भी एक उनके साहित्य से एक ठगना ही है उनको वास्तव में। और जो विचार वाला आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ ने पहली बार वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक दृष्टि के कारण से प्रेमचंद को अपनी शीशी में बांध लिया, अपने कटघरे में बांध लिया और शेष को कहा कि वो प्रेमचंद है ही नहीं। ये पहला उदाहरण है हिंदी साहित्य, किसी भी साहित्य के इतिहास का, जहां एक लेखक को आप उसका ही विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं।
मतलब प्रेमचंद का जो आदर्शवादी लेखक है वो लेखक ही नहीं है, वो कपोल कल्पना है। तो और जो यथार्थवादी लेखक है वही प्रेमचंद है। ये अद्भुत चीज है। जी गोयनका सर हमारे साथ जी चंदन सर 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी हमारे साथ आदरणीय अनंत विजय जी जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं, और जिस चीज की बात अभी गोयनका सर कर रहे थे कि गोयनका जी के बाद की जो पीढ़ियां हैं जिनमें चंदन सर शामिल हैं, उसी में अनंत जी भी शामिल हैं, जो दूसरे पक्ष के तर्कों को सामने लाते रहते हैं, जो साहित्य का, सिनेमा का, संस्कृति के जितने भी मुद्दे होते हैं। तो अनंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत सर आप देख ही रहे हैं, गोयनका जी हैं, प्रोफेसर चंदन कुमार जी हमारे साथ हैं। आपका जो भी सवाल हो सर, आप अपने सवाल के साथ आमंत्रित हैं। विषय पता ही है, प्रेमचंद को किसने ठगा। जी 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 आदरणीय गोयनका जी और चंदन चौबे जी को नमस्कार। मैं बहुत उत्सुकता से इस चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा था कई दिनों से। और प्रेमचंद को दरअसल ठगा नहीं गया, प्रेमचंद को लगातार ठगा जा रहा है। आज भी 31 जुलाई को उनको ठगा गया है, जब पुरुषोत्तम अग्रवाल और तमाम लोग हंस के मंच पे बैठ के हरवंश मुखिया पता नहीं प्रेमचंद की कैसी व्याख्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज इसलिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, गोयनका जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जब जो कालखंड प्रगतिशील लेखक संघ के बनने का है, वही कालखंड गोदान के लिखे जाने का भी है। 35-36 के करीब प्रगतिशील लेखक संघ के लंदन में पहली बैठक हुई थी और वहां से वो चर्चा शुरू हुई है, और गोदान का पहला संस्करण 10 जून 1936 को प्रकाशित हुआ। गोयनका जी ने बहुत श्रम पूर्वक उस पहले और मूल संस्करण को फिर से प्रकाशित करवाया है। मैं ये जानना चाहता हूं गोयनका जी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें गौदान हो मतलब गो हाइफन दान से हाइफन हटा दिया गया। देखिए ऐसा क्यों किया गया, और ये छल करने वालों के पीछे की मंशा क्या थी? ये वो किताब है गोयनका जी की, देखिए इसमें गोदान यूं लिखा था, मूल पाठ में इस तरह से गोदान लिखा गया था, और इसमें से इस हाइफन को हटा के इसको मिला दिया गया। इसके पीछे की मंशा मैं जानना चाहता हूं। आप तो प्रेमचंद के अध्येता हैं और आपने ही इसको खोज के हमारे जैसे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। गोयनका जी देखिए, अनंत विजय भी हमारे नए युवा योद्धा है और इन्होंने जो काम किया है मैं अद्भुत है। मैं तो इनका प्रशंसक भी हूँ, पाठक भी हूँ। मतलब मेरे सामने 2 बड़े युवा योद्धा हैं, प्रोफेसर चंदन कुमार, और ये लोग, इनकी तो मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। उनके इन्होंने खुद मार्क्सवाद के विरोध में बड़ी अच्छी किताब लिखी है। देखिए, आपका जो एक प्रश्न है कि गोदान के कार्यकाल में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन गोदान पर प्रगतिशील लेखक संघ का कोई प्रभाव नहीं है। इसके विपरीत मैं आपको 2 संवाद सुनाना चाहता हूँ। गोदान में जो प्रोफेसर मेहता है वो 2 बात कहता है एक स्थान पर कि रूस में जो किसानों की क्रांति हुई है वो क्रांति मिल मालिकों ने ही मजदूर बनके की है, इसलिए वहां पर आप अगर साम्यवाद की बात करते हैं तो आप बेवकूफी की बात करते हैं। और दूसरी बात वो ये कहता है कि आप साम्यवाद की बात करते हैं, आप प्रतिभा को, गुण को, सौंदर्य को, इन सबको कैसे बराबर बांट देंगे? ये संभव है? आप पैसे को तो बांट देंगे, लेकिन जो प्रकृति ने सारे गुण दिए हैं उनको आप बराबर बांट नहीं सकते। अर्थ क्या है कि प्रेमचंद खुद गोदान में मार्क्सवादियों के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं बड़ी तीव्रता से, लेकिन हमारे मार्क्सवादी प्रगतिशील इसको देखते नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं करते। वो ये भी नहीं देखते कि गोदान में प्रेमचंद मिल को जलवा देते हैं। जो मिल बॉल्शेविक क्रांति या मजदूरों की क्रांति का आधार था, प्रेमचंद उसी को नष्ट कर देते हैं गोदान के अंदर। तो ये एक बड़ी बात जो लोगों को जानकारी में शायद चर्चा में कभी आती नहीं। अब आपने रहा गोदान का गोदान कैसे हो गया? ये देखिए, उनके पुत्रों का कार्य है प्रमुख रूप से, क्योंकि प्रेमचंद का जब तक कॉपीराइट रहा उनके पुत्रों ने ही गोदान को इस रूप में प्रकाशित किया। और मैं सोचता हूँ कि शायद चूंकि अमृत राय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बड़े बेटे श्रीपत राय का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं था। तो ये संभव है कि कोई बहुत योजनाबद्ध तरीके से, मुझे लगता है कि शायद ना रहा हो, लेकिन ये उनके द्वारा ही किया गया था जो बाद में चलता रहा।
लेकिन जब मुझे पहला संस्करण की प्रति मिली तो मैंने देखा वहां तो गो और डैश करके गोदान लिखा हुआ है। तो मैंने कहा इस मूल शब्द को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि गो का दान में डैश लगाते ही आप पूरी संस्कृति को से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल कि गो का जो दान है वो पूरी संस्कृति की एक व्यवहार है, उस व्यवहार से आप पूरे तौर से जुड़ जाते हैं। और गोदान को जब आप जोड़ देते हैं तो वो एक मनुष्य के, एक किसान के एक जीवन की क्रिया मात्र रह जाती है। तो उस संस्कृति बोध को नष्ट करके, इसलिए मुझे लगा कि ये मेरे लिए जरूरी है कि प्रेमचंद के सारे पहले संस्करण प्रकाशित किए जाएं। या आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, नया मानसरोवर के रूप में 8 खंड को मैंने पूरी कालक्रमानुसार अरेंज करके प्रकाशित करा दिए, और मैंने उनके 6 उपन्यास पहले संस्करण में प्रकाशित करा दिए हैं, और ये सब सस्ता साहित्य मंडल से आए। तो मेरा ये कहना है कि साहित्य को, प्रेमचंद की मूल साहित्य को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो भ्रष्ट साहित्य कर दिया गया है, बहुत सी चीजों को हटा दिया गया है, तो इसको कौन सुरक्षित रखेगा। मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में इस पर अर्पित हो गया तो शायद ये काम मुझे ही करना था। तो इसलिए प्रेमचंद को मूल पाठ के साथ रखना, उनकी मूल आत्मा को सुरक्षित रखना, उनकी मूल चेतना को सुरक्षित रखना, और उनकी पूरी भारतीय जीवन पद्धति से उनके संबंधों की व्याख्या करना, उनको सही रूप से पहचानने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। गोयनका साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है पूरी। जी, मुझे लगता है कि जो विश्वविद्यालयों का भूखमरी और साहूकारी और कर्ज और जमींदारी वाला जो विमर्श है, उससे इतर धार्मिक आस्था के संदर्भ में, धर्मांतरण के संदर्भ में, आध्यात्मिकता के संदर्भ में, देश प्रेम के संदर्भ में प्रेमचंद की एक स्पष्ट राय सामने आती है। जी, एक ऐसे प्रेमचंद जो धर्मांतरण विरोधी हैं, राष्ट्र की अस्मिता को लेकर चिंतित हैं, आध्यात्मिक प्रेमचंद हैं और हिंदू आस्था के प्रेमचंद हैं। ऐसे प्रेमचंद के कुछ पाठ से उदाहरण आप बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने कुछ कहानियां खोजी हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, इससे मुझे कुछ बात आप श्रोताओं के सामने रखने का अवसर मिलेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानी अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से ये कहती है कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर के आओगे। वो चाहता है बेचारा, कभी एक विधवा के आंसू ले आता है, एक माँ का बेटा मर गया है उसकी राख ले आता है, लेकिन वो कहता है ये अनमोल रत्न तो है, लेकिन दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है, सबसे ज्यादा अनमोल रत्न नहीं है। वो एक फकीर से मिलता है और फकीर कहता है तुम हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान में जाकर के तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। वो हिंदुस्तान आता है, पंजाब के मैदान में वो देखता है हजारों हिंदू सैनिक मरे पड़े हैं, एक सिपाही जिंदा है। तो उससे पूछता है कि भाई ये क्या हुआ। उसने कहा कि विदेशियों का आक्रमण हुआ था, हमारे लोगों ने गद्दारी की और हम सालों मारे गए। वो सिपाही मरने से पहले भारत माता की जय का नारा लगाता है। और ये कहानी 1908 की है, जब प्रेमचंद की उम्र केवल 28 वर्ष थी। उसके बाद वो क्या करता है, उसके खून का एक कतरा लेता है उसके मरने के बाद, और उस खून के एक बूंद को वो लेकर वापस अफगानिस्तान आता है और अपनी प्रेमिका के हाथ पर वो खून की बूंद रखता है, और वो कहता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वो है, वह खून का आखिरी कतरा सबसे बड़ा अनमोल रत्न है जो अपने देश के लिए बहता है। और कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी जरा सोच के देखिए, ऐसा देश प्रेम उस कालखंड की किसी कहानी में आपको मिलता है? ये देश के लिए मर मिटने का आह्वान करने वाली कहानी कभी आपको मिलती है? प्रेमचंद की 1928 में एक करेक्टर भारत माता की जय का नारा लगाता हुआ आपको मिलेगा कहीं? ये नहीं मिलेगा। तो ये प्रेमचंद की इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि बाद के लोगों ने उसकी चर्चा ही बंद कर दी। और आप देखिए दूसरी कहानी, मैं जिहाद कहानी का उल्लेख करता हूं, जो 5 जन में भी छपी थी और कई अखबारों में छपी। ये कहानी शुद्ध जिहाद के विरोध में लिखी गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी कैसे। तो मेरे लिए जरूरी था कि इसका सूत्र जानूं कि प्रेमचंद की ये संवेदना कैसे बनी, क्योंकि प्रेमचंद मुस्लिम सांप्रदायिकता के शिकार हो चुके थे।
करबला नाटक जब वो लिखा तो मुसलमानों ने उसका बड़ा विरोध किया। ये कहानी उसके बाद में लिखी गई थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली, मैंने जब इतिहास देखा तो 1924-25 में रावलपिंडी में बड़ा भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ था और महात्मा गांधी वहां गए थे उनको सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। महात्मा गांधी के सारे वक्तव्य जो हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड में है। तो लेकिन वहां हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, केवल इसलिए कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो इस रास्ते छोड़ के चले जाओ। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है जिहाद, उसी पृष्ठभूमि में लिखी गई है, क्योंकि इस कहानी का आरंभ भी अफगानिस्तान से होता है और उसमें वहां हिंदू जब वो सारा कन्वर्शन शुरू होता है तो वहां से हिंदू जो निवासी भागते हैं, उनमें एक लड़की और 2 पुरुष पकड़े जाते हैं और वो जो मुस्लिम है वो घोड़े पर बैठ करके उनको पकड़ लेते हैं और बंदूकों को तान कर कहते हैं कि या तो तुम इस्लाम को स्वीकार करो वरना हम तुमको मार देंगे। तो उसमें एक कैरेक्टर कहता है, मैं मनु की संतान हूं, मैं कालिदास और राणा प्रताप और शिवाजी की संतान हूं, तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपना धर्म बदल दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करूंगा। और इसलिए कहते ही एक तलवार आती है और उसका गला काट देती है। ये कहानी क्या आपको कश्मीर की याद नहीं दिलाती? ये कहानी क्या आज सारी दुनिया में होने वाले संकट के सामने आपको नहीं दिखाती? अर्थात ये है कि जहां सहिष्णुता, जहां एक धर्म का ही साम्राज्य सारे विश्व में स्थापित होगा, वहां ऐसा संकट हमेशा आता रहा है। और प्रेमचंद इसकी अनुभूति थे और प्रेमचंद यद्यपि ये जरूर चाहते थे, गांधी की तरह चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए और होनी भी चाहिए थी, इसमें दो राय नहीं है कि स्वाधीनता की लड़ाई के लिए दोनों संप्रदायों का एक होना बहुत जरूरी था। गांधी करना चाहते थे अंत तक, लेकिन वो नहीं कर पाए। प्रेमचंद अगर कर पाते तो शायद ये कहानी नहीं लिखते। मेरा ये कहना है कि इन सारी और एक कहानी में आपको परिवार नियोजन पर बताना चाहता हूँ। जिस कालखंड में ये कहानी लिखी गई वो केवल 33 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, अनडिवाइडेड इंडिया की। अविभाजित भारत की जनसंख्या 30-33 करोड़ थी जब ये कहानी लिखी गई। ये कहानी बनारस की है। जब उसके तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वो सारे मोहल्ले में ये कहता है कि मेरे घर में गमी हो गई, और वो ये कहता है कि सारे मित्रों को बुलाता है और वो ये कहता है कि मैं जब 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता था तो मुझे तीसरे बच्चा को पैदा करने का अधिकार नहीं था, यही मेरे घर में मौत है। और वो क्या करता है, बच्चे की थोड़ी सी लाश बनाता है और वो गंगा में जाकर के उसको प्रवाहित कर देता है और गंगा जल लेकर के ये वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि ये गलती मैं भविष्य में नहीं करूंगा। आप सोचिए कहानी क्या है, पर छोटी सी कहानी आपको कितना बड़ा संदेश देती है। तो ये उनकी रचनाएं जो मैंने खोजी या जो छिपा दी गई, उनके माध्यम से एक नया प्रेमचंद हमारे सामने आता है। जी सर, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, असीम अग्रवाल जी। वो कुछ सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। असीम, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, पूछिए। असीम, आप अपना सवाल पूछें। आप माइक अनम्यूट करिए। असीम, आपका माइक म्यूट है। हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है प्रभांशु? हाँ, आ रही है। आप सवाल पूछिए अपना। गोयनका सर और चंदन सर को मेरा नमस्कार। और मेरा सवाल सर इस पर है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद को किस तरह मार्क्सवादी या प्रगतिशील जो एक विचारधारा के रूप में जो कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, तो इसी तरीके से आज एक कोशिश होती है कि दलित साहित्य जो हमारे सामने है, जो दलित विमर्श के रूप में सामने आ रहा है, उसने प्रेमचंद को बिल्कुल एक अलग रूप में देखा हुआ है। तो जब से ये उत्तर आधुनिक समय आया है और विकेंद्रण की एक तमाम प्रहार हो रहे हैं विकेंद्रीकरण के, और उसने हमारे विमर्शों को बहुत उभार के रखा है, तो हिंदी साहित्य में दलित और स्त्री विमर्श जैसे आया, तो आपको सबको पता ही है कि दलित विमर्श ने प्रेमचंद को कितना मिस इंटरप्रिटेट किया। रंगभूमि को जलाया गया और उसके अलावा ठाकुर का हुआ या फिर कफन जैसी कहानियों की कुव्याख्याएं की गई। तो सर मेरा सवाल ये है कि हमारी एक आपकी जैसे आप लोगों ने प्रेमचंद को लेकर इस चीज़ के लिए लड़ा कि वो मार्क्सवादी नहीं थे, तो नई पीढ़ी को अब इस चीज़ के लिए लड़ना है कि जो प्रेमचंद पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें उससे लड़ना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को वो मार्ग बताइए जिससे वो प्रेमचंद के ऊपर दलित विमर्श के द्वारा लगाए गए इन आरोपों से लड़ सके, उनका जवाब दे सके। आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है और मैं आपसे एक तो बात ये कहूंगा, आप पहले जरा स्वामी विवेकानंद को पढ़िए।
जी स्वामी विवेकानंद की दलित चेतना पर एक बड़ा लंबा रिसर्च लेख है मेरा, करीब 20 पेज का। उसके बाद मैंने प्रेमचंद की दलित चेतना पर एक पुस्तक एडिट की है, वो सस्ता साहित्य मंडल से निकली है। उसमें 40 कहानियां हैं जो दलित के समर्थन में लिखी गई, लोगों को मालूम ही नहीं है। प्रेमचंद की 2-4 कहानी का उल्लेख करते हैं, लेकिन उसमें लगभग 40 कहानियां दलित चेतना की मैंने दी है। और उसमें एक मेरी लंबी भूमिका है, करीब 60 पेज की। अगर थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि प्रेमचंद को दलित चेतना से बहिष्कृत करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और वो राजनीतिक शक्तियां जो पहले वामपंथियों के रूप में काम कर रही थी, आज वो दूसरे रूपों में काम कर रही हैं। तो ये इस पूरी साजिश से लड़ने की आवश्यकता है कि साहित्य की व्याख्या आप अपनी दृष्टि से कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अपने विचार से भी कर सकते हैं, लेकिन आप तथ्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर राम सीता को अग्नि परीक्षा करते हैं तो केवल इसलिए हम उसका उल्लेख ना करें कि हमें ये राम का ये व्यवहार हमको प्रिय नहीं है, ये तो कोई साहित्य की व्याख्या का आधार नहीं है। इसलिए हमें देखना है। और जब मैं एक कहानी की आपको चर्चा करता हूँ, प्रेमचंद ने जो दलित पात्रों का किस तरह से समर्थन किया है, ऐसा कोई समर्थन तो मैंने बाद की किसी कहानी में देखा भी नहीं। एक कहानी है उनकी मंदिर। तो एक दलित स्त्री जो है अपने बेटे को, जो बिल्कुल मृत्यु के उस पार है, वो मंदिर में आती है और वो पुजारी से ये चाहती है कि इसको ईश्वर का आशीर्वाद दे दिया जाए। लेकिन वो पुजारी क्या करता है, उसको मारपीट के निकाल देता है कि तू दलित है और उसको भगवान के दर्शन नहीं कर सकती। तो वो प्रश्न करती है, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, तुम्हारा ईश्वर दूसरा है और मेरा ईश्वर दूसरा है, तुम धर्म के ठेकेदार बनते हो और तुम हत्यारे हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रेमचंद अपनी करता है। एक उल्लेख मैं गोदान से करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि सिलिया जो दलित स्त्री थी, उसके मातादीन के बेटे से उसका प्रेम संबंध था और वो उसके पास रहती। तो लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो एक दिन उस सिलिया के माता पिता और अन्य सारे संबंधी मित्र उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ये सिलिया से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। बोले वाह, वो जो तर्क देती है जरा सोचिए आप। बोले तुम इसके साथ सो तो सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ विवाह नहीं कर सकते। और उसके बाद वो क्या करते हैं, हड्डी का टुकड़ा लेते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं। और वो जो उक्ति है जरा सब देखिए, ये प्रेमचंद की उक्ति है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि तुम हमको ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो आज हम तुमको चमार बनाते हैं। इससे बड़ी क्रांति और आपको कहाँ मिलेगी भाई, मुझे बताइए आप। ये उन लोगों को बताने, इसलिए मैं उन लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आप प्रेमचंद पर दलित विरोधी होने की जो आपत्ति कर रहे हो भाई, इस साहित्य को तो पढ़ो कम से कम। एक बार ये देखो, गोदान को ही देख लो, तुम सूरदास को देखो कि एक अंधा जो दलित चरित्र है वो एक इपिकल नॉवेल का नायक बना दिया जाता है और हिंदी उपन्यास के अंदर इतनी बड़ी क्रांति की जाती है जो इससे पहले किसी ने की नहीं थी। तो भाई ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं तो ये मानता हूँ। प्रमाण मेरे पास है, मैं बिना किसी प्रमाण की कोई बात कहता नहीं। तो ये इससे आपको लड़ना ही पड़ेगा और बार बार आपको बताना पड़ेगा। और कम से कम जब कक्षा में कोई प्रोफेसर पढ़ाता है कि प्रेमचंद जो थे दलित विरोधी थे, तो उनके सामने इन प्रमाणों को रखना बहुत जरूरी है कि सर आप पहले से पढ़ के आइए, तब हमको पढ़ाइए। आप जो हमको पढ़ा रहे हैं उसका आधार क्या है। इसलिए मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को जरा एक बार पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद फिर प्रेमचंद को पढ़िए, आप देखेंगे वो क्या परंपरा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर दलितों की यही उपेक्षा की गई तो एक दिन दलित ऐसी भूख मारेंगे कि सारा ब्राह्मण समाज अदृश्य हो जाएगा। अरे भाई, इतनी बड़ी क्रांतिकारी बात कहने वाला स्वामी विवेकानंद और उसी की बहुत सी चीजों को लेने वाले प्रेमचंद थे। तो इन दोनों को यदि कड़ी से आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसका कोई सत्य का आधार नहीं। जी चंदन सर। जी गोयनका साहब, एक कहानी, प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं जिनकी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में खूब वाहवाही हुई और खूब उनकी व्याख्याएं हुई। मैं दो कहानियों का उदाहरण दूंगा और आपसे उस पर टिप्पणी चाहूंगा। जी जी। एक कहानी है कफन। जी, आप जानते हैं इसे यथार्थवाद की कहानी के रूप में खूब प्रचारित किया गया जी पर उसमें एक घीसू और माधो जो उसके दो पात्र हैं, जी, जब आपस में जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत का कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करते हुए आपसे मेरी एक जिज्ञासा है।
जी बताइए। एक क्षण माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। यह परलोक की बातें सोचकर वह आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। यह घीसू और माधव के बीच पाप पुण्य परलोक की जो बातचीत हो रही है, यह शब्दावली एक हिंदू शब्दावली है। यह प्रेमचंद का एक हिंदू मन है जो बोल रहा है। और मुझे लगता है कि कफन को एक हिंदू पाठ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस चीज को पकड़ा है और इस पर आपने विचार किया है। मेरा एक लेख अभी कई पत्रिकाओं में छपा है कफन कहानी पर। कफन मौत की नहीं, जिंदगी की कहानी है। तो पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि वो यथार्थवादी कहानी जिस तरह से कहा गया है, पहले तो उसका उत्तर दे दूं आपको कि वो ये कहा गया कि साहब प्रेमचंद की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं वहां पर और मनुष्यता जड़ हो गई है। ऐसी कहानी तो अद्भुत है, यथार्थवाद की ऐसी कहानी विश्व में कभी लिखी नहीं, इसलिए उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। मैंने उस लेख में लिखा है कि भाई ऐसा कोई रचना हो सकती है प्रेमचंद की जो संवेदना से शून्य हो जाए, जो मनुष्यता से शून्य हो जाए, ये संभव नहीं है। और मैंने उस कहानी से 3 या 4 प्रमाण दिए। पहला प्रमाण, जब वो वदिया प्रसव पीड़ा से मरती है तो गांव की औरतें आकर के संवेदना प्रकट करती है। माधव रो रो करके उसके आंसू बहने लगते हैं और वो सोचता है कि मैं वो परलोक में जाकर क्या कहेगी मेरे बारे में। तीसरी बात, सारा गांव जो है पैसे देता है उसको कफन खरीदने के लिए। तीसरी बात। और चौथी बात तब आती है जब वो शराब खाने में बैठे शराब पीते हैं और उसके बाद जो भोजन उनको खाते हैं, जो बच जाता है, शेष भोजन बच जाता है, उसको सामने खड़े हुए भिखारी को देते हैं। और भिखारी को देने के बाद वहां प्रेमचंद एक वाक्य लिखते हैं, आज उनके जीवन में ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसा संतोष मिला था जो उनके जीवन में कभी नहीं मिला था। ये क्या है? ये प्रेमचंद ने मनुष्यता का उत्कर्ष दिखाया है कि उस भयानक परिस्थिति के अंदर भी जो भारतीय चरित्र है वो किस प्रकार से अपने मनुष्यत्व की रक्षा करता है, कैसे वो अपने से कुछ चीज दे करके जीवन का परम आनंद अनुभव करता है। तो वो जो मैंने ये लिखा है उसमें है, ये जो धार्मिक शब्दावली का प्रयोग किया उन्होंने, मैंने यही लिखा है कि लोक परलोक ये सब जो है। तो वहां मैंने जो आपको याद है कि आखिरी में जो माया ये कैसी ठगनी, जो कबीर का जो पद दिया है, उस पूरे पद को मैंने उसमें दिया है। उस पूरे पद में कबीर ये कहते हैं कि ये संसार माया है और इसमें लोक परलोक का जो कंसेप्ट है, ये परलोक में जाएगा, ये सब जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। और उन्हें उस पद को अंत, उसका जो अंत करते हैं, इसलिए वो जिस धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करता है वो केवल अपनी अपराध वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहता है कि जो अपराध उन्होंने किया है अपने जीवन में, वो धार्मिकता के आवरण से उस अपराध से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये किसी भी समाज के अंदर इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि स्त्री प्रसव पीड़ा से मरती रहे और उसकी रक्षा। और आप समझिए, ये भी एक प्रश्न उठाया गया है कि गांव में कोई स्त्री प्रसव पीड़ा से मरती रहे और उसके पास कोई स्त्री ना हो, ये कैसे संभव है? लेकिन जब वो मर जाती है तो वही काम की स्त्रियां संवेदना प्रकट करने के लिए आ जाती है। तो ये जो आपकी धार्मिक शब्दावली है उसकी जो मैं समझ पाया हूँ वो केवल ये है कि वो अपराध बोध से अपने आप को मुक्त करते हैं और लोक परलोक की बात करके उस समय को व्यतीत करके वो शराब पीने चले जाते हैं और शराब पीते पीते वो इतने मग्न हो जाते हैं, इतने आनंद मग्न हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं और गाने लगते हैं माया ये कैसी ठगनी, और उसी गाते 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 वो नृत्य करते बेहोश हो जाते। जी, अनंत जी का एक सवाल और है सर। अनंत सर जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं अभी ये जो चर्चा चल रही है कि प्रेमचंद को किसने ठगा, और आपकी और चंदन चौबे जी की बातचीत भी सुन रहा था मैं, जिसमें विश्वविद्यालयों में शोध की बात हो रही थी कि किसी शोध को कोई उद्धृत नहीं करता और 30,000 से अधिक हिंदी में शोध हो गए हैं। तो खैर शोध की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुद राजेंद्र यादव स्वीकार कर चुके हैं कि विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग प्रतिभा की कब्रगाह है। तो इसलिए उन कब्रगाहों को अगर हम खोदेंगे तो कब्र और कंकाल ही मिलेंगे, इसलिए उसमें खोदने का कोई फायदा है नहीं।
हम गोयनका जी से ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रेमचंद का इतना अनुसंधान किया, प्रेमचंद के बहुत सारे विषयों को ढूंढ कर निकाला, मुझे हमारी पीढ़ी के लोगों को आप ये बताइए कि इन ठगों से प्रेमचंद को मुक्त कैसे किया जाए, क्योंकि ये प्रगतिशीलता वगैरह तो इनके मतलब मार्केटिंग का जैसे एक शब्द होता है, वो प्रगतिशीलता इनके मार्केटिंग के लिए गढ़ा गया एक शब्द है जो बड़ी होशियारी से आजादी के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व इन्होंने गढ़ लिया था और उसी के आवरण में अभी तक लगातार चलते रहे। और ये दरअसल अपनी पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं। ये सीपीआई थी तो प्रगतिशील लेखक संघ था, सीपीआई विभाजित हो गई तो जनवादी लेखक संघ बन गया सीपीएम के साथ, वो फिर विभाजित हुई तो जन संस्कृति मंच बन गया एमएल के साथ। तो ये ठगों का जो गिरोह है ये लगातार टूटता भी रहा है। अगर इस तरह से देखें, ठग इन्वर्टेड कोमा में मैं कह रहा हूं, और वैसे मुझे सीधे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन ठगों का जो गिरोह है लगातार टूटता रहा। प्रेमचंद उसी मजबूती के साथ, उसी दमखम के साथ खड़े रहे। ये विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जो पीढ़ियों के साथ छल किया है, जो अपराध किया है, ये प्रेमचंद को इन ठगों के जाल से मुक्त कराने के लिए क्या विश्वविद्यालय से मुक्त कराना होगा या क्या करना होगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसके लिए मैं 2-3 बातें, एक तो ये है, देखिए प्रेमचंद एक ऐसा स्तंभ है, वो स्तंभ है ना कुतुब मीनार के पास, लोहे का लोह स्तंभ, वो सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है और सारी आधी तूफानों के साथ उसको हिला नहीं पाया। प्रेमचंद का साहित्य भी कुछ ऐसा ही है, जैसे तुलसी और प्रेमचंद को मैं साथ साथ देखता हूँ। और ये बात ये रामविलास शर्मा ने भी मानी है कि प्रेमचंद तुलसी की परंपरा में आते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने ये भी लिखा है, जो शायद कोई वह मार्क्सवादी उद्धृत नहीं करता है, उनकी किताब है प्रेमचंद, जो 1941 में लिखी थी। उसका जब रिप्रिंट आया, उस प्रिंट की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जब मैंने प्रेमचंद पर व्याख्या की तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से बात की और उनको कहा कि प्रेमचंद की व्याख्या करके हम अपनी विचारधारा को भारतीय परिवारों तक ले जा सकते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो सकता है? तो उनकी तो पूरी योजना यह है कि किसी भी तरह से प्रेमचंद के माध्यम से आप कम्युनिस्ट दर्शन को भारतीय परिवारों तक पहुंचा दें। और उसके लिए उन्होंने 20-30-40 साल तक वो सफल भी हुए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। मेरा तो ये कहना, मैंने अभी एक लेख में लिखा है कि डॉक्टर नामवर सिंह के देहावसान के बाद में ये मान लेना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ का अंत हो गया है। इसको जब तक हम बार बार लिखेंगे कि अब प्रगतिशील लेखक संघ का अंत हो गया है, और बार बार जब तक हम भारतीयता के शक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेमचंद को अपनी जमीन की दृष्टि से नहीं देखने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इस धुंध को हटा नहीं पाएंगे। और विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि कम से कम जो प्रोफेसर प्रेमचंद को पढ़ाता है, कम से कम उसे ये पूछा तो जाए कि भाई तुम प्रेमचंद के बारे में नवीनतम जानकारी क्या रखते हो, और यदि तुम नवीनतम जानकारी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें प्रेमचंद का अध्यापक होने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, शेक्सपियर है, लंदन में कोई शेक्सपियर पढ़ा रहा हो और शेक्सपियर के बारे में कोई नवीन व्याख्या आई हो, तो क्या वो प्रोफेसर के लिए संभव है कि उसकी जानकारी वो अपनी कक्षा में न दे? ये केवल हिंदी विभाग का दुर्भाग्य कहिए, ये दुर्गति की स्थिति है कि नवीनतम ज्ञान को भी उसका प्रोफेसर बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। जी सर, हमारे साथ आदरणीय हितेश शंकर जी जुड़े हैं। आप पांचजन्य के संपादक हैं। आपके कुछ सवाल हैं, प्रेमचंद को किसने ठगा? तो हितेश जी, आप आमंत्रित हैं, स्वागत है आपका शब्द उत्सव की इस परिचर्चा में, और आपके प्रश्न भी आमंत्रित हैं। हमारे साथ गोयनका जी हैं आदरणीय, और प्रोफेसर चंदन कुमार जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी, चंदन जी भी हैं। चंदन जी से, गोयनका जी से मेरी चर्चा होती रहती है। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न ऐसे नहीं है, वो सभी के प्रश्न हैं, परंतु शो में छूटे नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बिंदु और, जैसे अभी आपने तुलसीदास जी की बात की, रामविलास जी ने कहा था कि प्रेमचंद उसी कड़ी के अगले लेखक हैं। मार्क्सवादी तो नहीं, आप वामपंथी लेखन में कहें तो हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, ऐसी किताब खूब बेची गई। परंतु प्रेमचंद जी ने तुलसीदास पर क्या लिखा है, प्रेमचंद जी ने विवेकानंद पर क्या लिखा है, प्रेमचंद जी ने कृष्ण पर क्या लिखा है, इस पर बिल्कुल धूल डाल देना
क्या ये प्रेमचंद से ठगी नहीं है? इसे आप कैसे देखते हैं? इस लेखन को आप कैसे देखते हैं? और ये कहीं पर मिलता नहीं है। नहीं देखिए, वो तो सारी चीजें मैंने अब संकलित कर दी है, जो प्रेम कृष्ण वाला लेख है। हाँ, इससे पहले तो वो कहीं थे ही नहीं। वो देखिए, इस खोज का यही तो नतीजा निकला कि प्रेमचंद की जो भारतीय जीवन से जुड़े हुए सत्य थे उनको उन्हें दबा दिया गया। तो उनकी वो साजिश का हिस्सा है कि उस सारे साहित्य को, सारी कहानियों को छात्रों की दृष्टि से ओझल कर दिया जाए, जिसका संबंध मार्क्सवाद से नहीं था। और मार्क्सवाद के लिए उन्होंने केवल 7 या 8 रचनाओं को चुना। अब ये आश्चर्य की बात है, 300 कहानियों में आप 5 कहानी चुन रहे हैं, 14 उपन्यासों में आप केवल गोदान की चर्चा कर रहे हैं। तो अब स्वयं मतलब एक मधुरेश नाम के एक बड़े वामपंथी आलोचक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि गोयनका प्रेमचंद को समग्रता में देखना चाहता है और जो लेखक को समग्रता में देखा नहीं जा सकता। मुझे लगा कि ये कैसा तर्क दे रहा है भाई, अगर तुम प्रेमचंद को 5 रचनाओं के आधार पर देखना चाहते हो तो हम साहित्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। तो ये जो ठगी है, देखिए ये ठगी लगभग अब निरावृत हो चुकी है, मैं कह सकता हूं। लेकिन इसको अभी इस पर विवाद, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, अन्यथा इस सारे द्वंद्व को अब हटा नहीं पाएंगे। क्योंकि उनकी वो आज कुछ राज्यों में आज भी इस स्थिति में है कि उनके संगठन आज भी क्रियाशील है। और जब प्रगतिशील लेखक संघ का कोई अधिवेशन होता है तो उसमें प्रेमचंद की उपस्थिति हमेशा होती है। तो इस स्थिति से तो हमें लड़ना पड़ेगा और हमें वैचारिक रूप से उनकी सारी चीजों का खंडन करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इस साजिश का मूल तंत्र हिंदुस्तान की समाज को बांटना है। इसका मूल तंत्र सिवा राजनीतिक उद्देश्य के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसलिए साहित्य को अगर आप राजनीतिक उद्देश्यों के द्वारा प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ है कि आप साहित्य की मूल आत्मा का खंडन कर रहे हैं। जी। चंदन सर। गोयनका साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जो प्रेमचंद की छवि बनाई गई जी, वो धोती कुर्ता पहने हुए गरीब सा आदमी, फटा जूता पहने हुए, प्रेमचंद गरीब थे या यह छवि भी एक ठगी है? आपने एक बड़ा विवादास्पद सवाल। देखिए, मेरे पिता छवि बनाई गई, उसमें उन्हें दिखाया गया कि वो तपेदिक से मरते हुए गरीब से व्यक्ति हैं। मुझे लगता है जूता भी एक फटा हुआ जूता पहने हुए, एक जूता फटा हुआ देखा होगा आपने, और जिसमें परसाई ने पूरा एक लेख लिखा था, प्रेमचंद फटा हुआ जूता। देखिए, मेरे पिता जमींदार थे जहां मेरा जन्म हुआ। वो सारे जीवन खादी पहनते रहे, खादी आश्रम चलाते रहे वो, और उनके जीवन में 3 कुर्ते, 3 धोती और 3 तौलिया होते बस। तो क्या आप उनको गरीब कहेंगे? एक सवाल पे लाइए। वो जीवन की पद्धति ऐसी थी कि प्रेमचंद ने ये लिखा है कि एक तो गाय उनके पास हमेशा रही, और वो कहते थे मैं गांव में रहकर के सुखी हूं, वो शहर में रहना नहीं चाहते थे। तो वो कालखंड ऐसा है जहां आदमी अपने धन का उपयोग सबसे अच्छी तरह से करना चाहता था। एक पैसे का व्यय भी जो उनको लगता था कि गलत हो गया है। अब उनका रहा प्रेमचंद का आर्थिक जीवन। मैंने इसके बारे में जो तथ्य प्रकाशित किए उन्होंने बड़ा हंगामा किया। मैं नहीं जानता कितना समय हमारे पास है। देखिए, प्रेमचंद के बारे में जब ये लिखा गया कि वो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिंदा रहे, गरीबी में मर गए। ये रामविलास शर्मा को मैंने चुनौती दी और लिखा कि अब मुझे बताइए, इसको आप सिद्ध करके देखिए, और वो सिद्ध नहीं कर पाए। मैंने कहा कि देखिए, वो गरीबी में जिंदा रहे, ये तो एक सहज बात है, कौन आदमी कहाँ पैदा होता है। उनके पिता डाक मुंशी थे और उस जमाने में उनकी तनख्वाह जो थी वो 15-16 रुपए महीना थी, कुछ होगी तो 4 रुपए महीना थी। 1920 में 1900 से पहले की जो तनख्वाह थी वो 4 से 8 रुपए थी। प्रेमचंद को जब सन 1900 में पहली बार नौकरी मिली अध्यापक की तो उनकी तनख्वाह 20 रुपए महीना थी, और उन्होंने ये लिखा है कि मेरी ऊंची से ऊंची उड़ान में भी 20 रुपए महीना की नौकरी नहीं थी। इसी से अंदाजा लगाइए कि उनको कितनी बड़ी तनख्वाह मिल रही थी। जब 1921 में उन्होंने इस्तीफा दिया गांधी के कारण से, उनकी तनख्वाह 100 रुपए महीना थी, और जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की 1928-29 में, उन्होंने 7,000 रुपया खर्च किया, और जब वो फिल्म लाइन में गए बंबई, उनकी सैलरी 800 रुपए महीना थी, और जब उनका रंगभूमि उपन्यास छपा, उसकी 5,000 प्रतियां छपी, उसकी एडवांस रॉयल्टी उनको 1,800 रुपए मिली। और जब वो 1936 में दिल्ली के आकाश ऑल इंडिया रेडियो पर 2 कहानी पढ़ने के लिए आए, उसका पारिश्रमिक उनको 80 रुपए मिला। उनकी डायरी में लिखा हुआ है, रिसीव्ड 80 रुपीज फॉर ब्रॉडकास्टिंग 2 शॉर्ट स्टोरी। ये सारे प्रमाण जब मैंने प्रस्तुत किए 1980 में, 40 साल पहले, तब से आज तक भी लोग प्रगतिशील मुझ की पिटाई करते रहे। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ये दस्तावेज झूठे हैं, लेकिन सबने ये कहा गोयनका की नीयत ही खराब है। तो मैंने कहा कि रिसर्च में नीयत का कोई सवाल नहीं होता है, रिसर्च तथ्यों पर जाती है। तो सवाल ये है
कि आप प्रेमचंद को, अच्छा उनके बाद आपको मालूम होगा उनकी तो इंश्योरेंस की पॉलिसीज थी। आप कल्पना करिए 1920-30 का आदमी अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी रखता है। मैं नहीं जानता मेरे पिता ने अपनी उम्र में कभी इंश्योरेंस पॉलिसी रखी होगी, या आप जो लोग बैठे हुए हैं उनके पिताओं ने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी की होगी। तो इतनी सावधानी उनके मन में है और वो बराबर इसके बारे में सावधान है। वो अलग बात है कि बहुत सी जगह वो नहीं रह कर पाए, लेकिन उनके जीवन में गरीबी, जब वो लेखक हो गए थे तो गरीबी का प्रश्न, एक मध्य वर्ग के व्यक्ति थे, उसके सुख दुख अपने सुख दुख थे। और जब उनका देहांत हुआ 8 अक्टूबर 36 को, तो उनकी जो बैंक की पासबुक मेरे पास है वो 14 दिन पहले की एंट्री है। 24 सितंबर 1936 की एंट्री है आखिरी, उसमें उस एंट्री में उनका जो बैलेंस है 2 पासबुक में, वो 4,500 रुपए का है। आप जरा सोच के देखिए, आप लोगों ने लिख दिया कि उनके पास कफन के पैसे नहीं थे। अरे भाई तमाशा है ये। उन्होंने, अमृत राय ने लिख दिया कि जब उनका देहांत हुआ तो उनकी शव यात्रा में कोई लेखक नहीं था। कितना बड़ा झूठ। जयशंकर प्रसाद वहां थे, नंद दुलारे वाजपेयी थे, परिपूर्णानंद वर्मा थे, वाचस्पति पाठक थे, जिसके सारे प्रमाण मैंने दिए और मेरी अपनी किताब में लिखे हुए हैं। तो आप इस झूठ को क्यों बनाना चाहते हैं? आप प्रेमचंद के साथ ये एक ठगी क्यों प्रतिक्रिया करना आई चाहते हैं? है गोयनका सर जी, जी। एक प्रतिक्रिया आई है कि गोयनका सर को सुन के लग रहा है कि मार्क्सवादियों ने जो है ये मार्क्सवादियों को प्रेमचंद ने ठगा है, बजाय इसके कि जो है प्रेमचंद ठग गए हैं जी। नहीं, मार्क्सवादियों ने तो ठगा ही है, लेकिन ऐसा है वो ठग होने के बाद वो ठग जो है वो बिल्कुल निरावृत हो गए। मालूम हो गया सारे संसार को कि उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। तो जिस पूंजी को उन्होंने प्रेमचंद से लिया, उस पूंजी का ही दुरुपयोग किया उन्होंने, और जितनी पूंजी उन्होंने लेना चाहते थे उस पूंजी का भी उन्होंने ठीक तरह से सदुपयोग नहीं किया। यही ठगी है। अगर आप ठग है तो जिससे जो पैसा लेते हैं, पूंजी लेते हैं, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन वो सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने प्रचार के लिए किया, अपनी पार्टी के लिए किया, अपने विचार के लिए किया, रूसी क्रांति के हिंसक क्रांति के लिए लाया। तो ये सारा लक्ष्य हमें देखना पड़ेगा। गोयनका साहब, क्या मुंबई ने भी ठगा प्रेमचंद को? नहीं, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। उनकी जो तनख्वाह थी, मैंने बताया 800 रुपए महीना थी, लेकिन जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, वो कॉन्ट्रैक्ट 8 महीने में खत्म हो गया। वो कंपनी बंद हो गई थी। अब कंपनी बंद हो गई तो कंपनी उनको 4 महीने और कैसे रख सकती थी? लेकिन ऐसा प्रेमचंद ने कहीं लिखा नहीं है कि उन कंपनी के पहले बंद हो जाने से उनको कोई ठगा गया। ऐसा कोई भाव उनके पत्रों से मिलता नहीं। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि बम्बई जी। एक मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है। शिवरानी देवी की एक पुस्तक है प्रेमचंद घर में जी। ये पुस्तक पहली बार 1944 में प्रकाशित होती है जी। इस पुस्तक में शिवरानी देवी का एक वाक्य है हाँ, कि गांधी राजनीति के माध्यम से भारत के किसानों और मजदूरों के सुख चैन के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रेमाश्रम उन्हीं प्रयत्नों का साहित्यिक रूपांतर है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि 1944 तक गांधी स्थापित हो चुके थे। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ने साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मसाल बताया था। शिवरानी देवी ने पॉलिटिकली करेक्ट होने की इच्छा में उन्हें गांधी का अनुयायी बता दिया। जिन चीजों को हम गांधीवादी मूल्य कहते हैं वह प्रेमचंद के रचना संसार में हिंदू संस्कार से आते हैं, गांधीवादी प्रभाव से नहीं आते हैं। इस पर टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, आपका फिर प्रश्न कह रहा हूं बहुत गंभीर है और बड़ा विस्तार चाहता है। इसमें एक बिंदु तो यह है कि गांधी, प्रेमचंद ने जो आरंभ से रास्ता चुना था वो गांधी से पढ़ करके नहीं चुना था। उनकी एक कहानी का मैं प्रमाण देता हूं आपको। 1911 की उनकी कहानी देखिए। गांधी 1915 में जनवरी में भारतवर्ष आए थे दक्षिण अफ्रीका से 20 वर्ष रहने के बाद। 1911 की, मतलब गांधी के आने से 5 वर्ष 4 वर्ष पहले की वो कहानी है जिसका नाम है दोनों तरफ से। इस कहानी में प्रेमचंद ये बताते हैं कि जो जमींदार है, ब्राह्मण जमींदार है, वो अपने दलितों के गांव में जाकर के उनका उद्धार करता है, उनके लिए बैंक के खाते खोलता है और उनको महाजनी के लिए वो बिना किसी उसे ब्याज के उनको पैसा उधार देता है। तो ये प्रेमचंद ने ये कहानी 1911 की ध्यान रखी आप। तो मैंने ये लिखा कि गांधी के आने से पहले प्रेमचंद गांधी के रास्ते पर ही चल रहे थे, और ये गांधी में जो रास्ते पर चल रहे थे ये स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से चल रहे थे। असल में क्या हुआ, प्रेमचंद पर जो स्वामी विवेकानंद का प्रभाव है
उसे विश्वविद्यालय ने देखने की कोशिश नहीं की। उनका जो उपन्यास है वरदान, उसके पहले संस्करण में वरदान की सारी कहानी का जो नायक है वो स्वामी विवेकानंद है। और उस स्वामी विवेकानंद की जो भूमिका है, प्रेमचंद ने वो लिखा है, जो बाद में उनके बेटों ने उसको हटा दी थी, जो मैंने अपने प्रकाशित की है, कि मैं ये राजा हरिश्चंद्र को स्मरण करके अपनी ये रचना उनको अर्पित करता हूँ। अब राजा हरिश्चंद्र तो पौराणिक कैरेक्टर है, तो अब ये देखिए उनकी जो हिंदू चेतना है कैसे हमारे सामने आती चली जाती है। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि अगर जो आपने शिवरानी देवी का कहा, शिवरानी देवी का देखिए क्या है, जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उनके बेटे श्रीपत राय ने मुझको बताया कि उसमें बहुत से अंश उन्होंने निकाल दिए थे, क्योंकि कुछ अंशों में उन्होंने ज्यादा आत्मश्लाघा प्रकट की थी। शिवरानी देवी बराबर ये बताना चाहती थी कि प्रेमचंद अगर प्रेमचंद बने हैं तो उनके प्रयास से बने, तो उन्होंने ये अंश निकाल दिए थे। लेकिन ये मुझे लगता है कि गांधी के 1916 का एक प्रमाण मिलता है, जहां प्रेमचंद ने गांधी पर कर्मवीर गांधी की एक पुस्तक की भूमिका लिखी थी। तो ये मैं मान लेता हूं कि गांधी से उनका संपर्क तब हो गया था। और ये भी मुझे उनके जो एडिटोरियल कुछ लेख मिलते हैं 1920 के, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस कालखंड के जो उनके लेख हैं उसमें वो बराबर गांधी की प्रशंसा कर रहे होते हैं। गांधी को वो ये मानते हैं कि ईश्वर ने ऐसा दूत हमें भेजा है तो इस देश का, और गांधी प्रेमचंद बराबर प्रेमचंद के और गांधी के बड़े प्रशंसक हमको दिखाई देते हैं, अंत तक दिखाई देते हैं। तो इसका कुछ और रणभूमि जो उपन्यास है उसमें तो सूरदास पूरा गांधी का प्रतिरूप है। ये उस कालखंड में जो समीक्षा निकी थी उसमें भी लोगों ने माना था, और मेरा भी कहना यह है कि सूरदास गांधी का प्रतिरूप है। देखिए गांधी की कुछ चीजों को न स्वीकार किया। प्रेमचंद ने लिखा कि गांधी जी जो आत्मा की आवाज कहते हैं उस पर मैं विश्वास नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बिहार में भूकंप आया था और उसमें ये कहा था कि हमारे पापों का परिणाम है, तो प्रेमचंद ने कहा कि ये भी मैं स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि गांधी की उन्होंने आलोचना नहीं की हो, लेकिन गांधी के पूरे मंतव्य से, गांधी की जो ग्रामीण चेतना थी, जो पंचायत थी, उन सबसे उनकी सहमति है। गांधी का हिंदी और उर्दू के संबंध में जो हिंदुस्तानी का कंसेप्ट था वो भी प्रेमचंद ने स्वीकार किया। तो ये प्रेमचंद पर गांधी का काफी प्रभाव है, ये हमें मान लेना चाहिए। जी मैं चाहता हूँ हितेश जी अभी 1-2 सवाल और पूछना चाहते हैं, अगर वो हमसे जुड़े हुए हों तो एक बार फिर से जुड़ें। मणि जी अगर कुछ सवाल हो तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं चाहता हूं चंदन सर कुछ सवालों को और अपने विचारों को संक्षेप में जरूर प्रस्तुत करें। चंदन जी। गोयनका साहब, मेरे मन में एक अक्सर विचार आता है कि मध्यवर्गीय हिंदी मन हिंदी प्रेमचंद को क्यों पढ़े। हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में विषाद है और जीवन अधूरा लगता है। मुझे एक उनकी कहानी याद आती है, और ईदगाह कहानी है वो। ईदगाह कहानी में आपको ज्ञात है, सबको ज्ञात है कि सभी बच्चे ईद के मेले में जाते हैं, हामिद भी जाता है। सभी बच्चे ईद के मेले में खिलौने खरीद लेते हैं, हामिद चिमटा खरीद लेता है। हिंदी का प्राध्यापक आलोचक और हिंदी का कार्यकर्ता आलोचक हामिद को महान बताने में जुड़ जाता है, और पूरा हिंदी का विश्वविद्यालयीय विमर्श इस बात पर केंद्रित है कि जिन बच्चों ने अपना सहज स्वभाव रखा वो खलनायक की भूमिका में आते हैं, और हामिद एक नायकत्व की भूमिका में आता है। नया बनता हुआ मध्यवर्ग इस हामिद के साथ संवाद नहीं करता है। अगर जीवन में सुख है, जीवन में उल्लास है, तो उस उल्लास और सुख का भी एक पाठ होना चाहिए। आप प्रेमचंद को किस रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना पसंद करेंगे? देखिए आपका जो प्रश्न है, पहले मुझे लगता है कि कुछ मुझे ईदगाह के बारे में आपसे बात करूं। पहले ईदगाह प्रेमचंद की वैचारिक कहानी है, एक बात तो ये मान लीजिए। मतलब जिस तरह के वो पात्र हैं, छोटे छोटे पात्र हैं, उनसे जो बात कही गई है वो उनकी आयु के अनुरूप नहीं है, एक बात। लेकिन वो मानवीय संवेदना की चरम कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के प्रति कैसा भाव रख सकता है। इसकी एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानियों में से वो श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। लेकिन मैं आपको हामिद से बड़ा कैरेक्टर बताता हूं। जो कहानी मैंने खोजी थी वो मैं आपको सामने
क्योंकि आप उस परिस्थितियों को जानते हैं, इसलिए शायद उसकी अनुभूति ज्यादा कर सकते हैं। उस कहानी का नाम है खेल। जैसे हामिद जो है 8-10 वर्ष का बच्चा है, इसी तरह से ये कहानी जो खेल है, ये गांव के एक बच्चे की कहानी है। मई जून का महीना है और वो एक झोपड़ी में अंदर बच्चा बंद है और बाहर उसकी दादी बैठी हुई चरखा काट रही है। वो बच्चा उस झोपड़ी से भाग कर जाना चाहता अपने दोस्तों के पास में, और जैसे ही दादी की आंख बचती है, वो भाग करके उस सड़क पर पहुंचता है जो सड़क शहर को गांव से जोड़ती है। और जब वो उस सड़क से शहर से एक खमचे वाला मिठाई बेचने के लिए गांव में आता है। तो कहानी यहां से शुरू होती है। उस दिन वो खमचे वाला नहीं आता। अब पहले तो वो परेशान होता है, फिर बच्चा क्या करता है, एक पेड़ के नीचे उसको एक टूटी हुई डलिया मिलती है। उस टूटी हुई डलिया को वो रखता है और उधर देखने के बाद उसको एक फटा कपड़ा भी मिल जाता है। उस फटे कपड़े को उस डलिया में बिठा देता है और उसके बाद वो ईंट पत्थर उसमें रखता है और उसको वो अपने सिर पर रख करके उसी तरह की आवाज करता हुआ गांव में प्रवेश करता है। मिठाई ले लो, लेमन जूस ले लो, आदि आदि। उसकी आवाज सुन करके सारे बच्चे उसको इसी तरह से घेर लेते हैं जैसा कि उस शहर से आने वाले खमचे को घेरते थे। और यदि आपको याद हो, तीसरी कहानी में जब वो विदा होती है गांव से, तो आपने देखा होगा कैसे सारे बच्चे उस बैलगाड़ी को घेर लेते हैं। बिल्कुल वही दृश्य उस कहानी के अंदर प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं। वो बच्चा क्या करता है, एक पीपल के पेड़ के नीचे उस अपनी डलिया को रख देता है। बच्चे उस पत्थर, जो पड़े हुए आसपास पत्थर हैं, उन पत्थर को घिस करके उस गोल गोल कॉइन सिक्का बना लेते हैं। और एक सिक्का, उस सिक्का बना देने के बाद में एक बच्चा आता है, उसे कहता है कि मुझे 1 पैसे की मिठाई दे दे। वो क्या करता है, पीपल के पत्ते पर 2-4 पत्थर रखता है और उसको दे देता है। वो बच्चा क्या करता है, पत्थर को उठाता है, अपने मुंह के पास रखता है। वाह, कितना आनंद आ रहा है, कितनी मीठी है ये। कहानी खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं कहानी क्या है? जब ये कहानी छपी तो रमेश शाह ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने कहा, गोयन का ये ऐसी अमर कहानी तुमको कहां से मिल गई? ये तो अद्भुत कहानी है। मतलब प्रेमचंद कहीं नहीं है इस कहानी में, केवल जीवन है, केवल जीवन का सत्य है। कहीं प्रेमचंद का कोई दर्शन नहीं है इसके अंदर। हामिद की तरह से, हामिद के जो और कैरेक्टर्स है दोस्त, उनकी तरह से कोई वैचारिक चीज नहीं है इसके अंदर। लेकिन जीवन का ऐसा अद्भुत आनंद ये कहानी देती है कि जब मुझे लगता है कि शायद ये बच्चा उनके सारे पात्रों में सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, सर्वश्रेष्ठ पात्र है, जो जीवन को कहानी बना देता है और कहानी को जीवन बना देता है। आप सोचिए, ऐसी कहानी का अमृत कोई खंडित कर सकता है? जी जी। तो ये एक सोचने का तरीका हो सकता है। जी। चंदन सर, मैं चाहता हूं कि काफी सवाल जवाब हुए गोयनका सर से। अब आप अपनी भी एक टिप्पणी प्रस्तुत करें। आपको सबने सुना, एक संक्षिप्त टिप्पणी, और उसके बाद हम कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। समय की सीमा है, फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, सवाल भी ढेर सारे हैं। तो मैं चाहता हूं चंदन सर, आप अपनी टिप्पणी से कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। मेरे लिए गोयनका साहब को सुनना और गोयनका साहब से बातचीत एक अनुभव की प्रक्रिया से गुजरना है। गोयनका साहब मेरे लिए वैचारिक पाठशाला की तरह रहे हैं। जीवन के कई सुख दुख और लुटियंस जोन की कई ऊंच नीच हमने साथ साथ देखी है। मैं इनकी छांव में बड़ा हुआ। मैं इस पूरी बातचीत को, एक प्रसंग जिसका उल्लेख मैंने शिवरानी देवी की पुस्तक से किया था, और प्रेमचंद जी के बारे में बड़ी अच्छी बात गोयनका साहब ने बताई कि शिवरानी देवी की पुस्तक में भी घालमेल है, वहां भी ठगी है, बाद में वहां भी हटाया गया बहुत कुछ। एक पुस्तक है कलम का सिपाही, अमृत राय की पुस्तक है। ये भी प्रेमचंद के परिवार के ही थे। एक पुत्र द्वारा अपने पिता के बारे में लिखी गई पुस्तक है। मैं अपनी बात को इस टिप्पणी से खत्म करना चाहूंगा। इस पुस्तक के पृष्ठ 99 पर उनका एक वाक्य है कि कई रूपों में विवेकानंद उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। एक तो सच्चे हिंदू का रूप, ऐसा हिंदू जिसके मन में यह लालसा है
कि आज की धन और बल से हीन हिंदू जाति पूर्व काल की सबल, समृद्ध और गौरवशालिनी आर्य जाति बने। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम प्रेमचंद के को इसी रूप में याद करेगा। देश का मन बदल रहा है, विश्वविद्यालय भी बदलेंगे और विश्वविद्यालयों को बदलने में आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी जैसे लोगों का बौद्धिक योगदान, इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेमचंद को वामपंथी जाल से निकालने में लगा दिया है और उन्हें खुशी हो रही होगी आज की इस बातचीत को सुनकर कि प्रेमचंद लगभग उस फंदे से निकल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की इस चर्चा में मैं प्रेमचंद को एक हिंदू प्रेमचंद के रूप में याद करना चाहूंगा। यद्यपि आज जब मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा था तो इस हिंदू प्रेमचंद को लेकर चिरमिरी हुई, पर चिरमिरी होना भी इस बात का प्रतीक है कि हम जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। गोयनका साहब की बातचीत हिंदी के विश्वविद्यालयीय आलोचकों को कष्ट देती रही है, यह उनकी बातचीत की ईमानदारी का प्रमाण है। धन्यवाद। एक बात मैं कह दूं आपसे, धन्यवाद। अमृत राय जी, नागर जी। ने ये लिखा है कि प्रेमचंद हिंदू प्रेमचंद है। ये बात नामवर सिंह ने भी 1980 में एक भाषण में कही थी कि होरी एक हिंदू किसान है और ये हिंदू किसान ही प्रेमचंद है। माने खड़े होकर जब उनका समर्थन किया तो वह हंगामा हो गया। तो ये मानिए कि प्रेमचंद को देखने की एक दृष्टि बहुत तेजी से प्रबल हो रही है कि प्रेमचंद को हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं के आधार पर देखा परखा जाना चाहिए। जी जी, बहुत ही सरगर्भित परिचर्चा रही आज की। प्रेमचंद एक हिंदू प्रेमचंद हैं, ऐसे प्रेमचंद जिनका एक दूसरा चेहरा अब तक हमारे सामने पेश किया जाता रहा। प्रेमचंद को किसने ठगा, ये अब नाम लिए जाने की जरूरत नहीं है। आज की परिचर्चा से मुझे लगता है बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। तमाम पक्षों पर चर्चा हुई, तमाम पहलू निकल करके सामने आए, उनकी कहानी, उनके उपन्यास, तमाम लोग आज जुड़े भी हमसे सवालों के लिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक मुझे शेर याद आता है कि आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें तुझे। लेकिन आज आप दोनों लोग आए तो मुझे लगा कि वो प्रेमचंद को प्रेमचंद जैसा कहने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप दोनों विद्वानों को सुनना मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव रहा। आदरणीय गोयनका जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक असली प्रेमचंद को सामने लाने में। आदरणीय प्रोफेसर चंदन कुमार जी जो तमाम मंचों से इस बात की वकालत करते रहते हैं, इस पक्ष को सामने लाते रहते हैं, चाहे वो प्रेमचंद की बात हो या तुलसी की बात हो। हमारे साथ अनंत विजय जी जुड़े, उनका आभार। हितेश शंकर जी का आभार, अनिल पांडे जी का आभार, असीम जी का, मणि जी का, पूरी टीम का और शब्दोत्सव की पूरी तकनीकी टीम का, अनुराग जी का, आप सबका आभार। हम सब शब्दोत्सव की तरफ से फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ ज्वलंत सवालों के साथ और ऐसे ही कुछ प्रखर विद्वानों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।